नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश होली। और होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि हम बहुत तरह के रंग का एंजॉय करते हैं। पिचकारियां होती हैं, गुलाल होता है और पानी के साथ खेलते हैं और बहुत तरह की एक खुशी होती है। आज हमारे साथ इसी खुशी को बढ़ाने के लिए खास मेहमान दो जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नीलेश जैन, हेड एवीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च, सेंट्रम ब्रोकिंग से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं विवेक कारवा जी, सीईओ हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के। विवेक साहब, नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप दोनों को ही होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, हमारे और हमारी जागरण की पूरी टीम से, कि एक पूरा जो एक समा बंध गया है स्टॉक मार्केट में भी आ, होली से पहले ही, ये बहुत अच्छी चीज है। नीलेश साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो एक प्री होली इवेंट्स मार्केट में शुरू हो गए हैं, जो हम देख रहे थे कि अभी पिछले एक महीने से जितनी नेगेटिविटी थी वो लास्ट वीक में अचानक से पॉजिटिविटी में बदलनी शुरू हो गई है। ये रंग हरा ही रहेगा या कुछ रंग बदल जाएंगे? नमस्कार विवेक जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आपको और एंटायर आपकी टीम को होली की हार्दिक धन्यवाद। शुभकामनाएं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, होली से ठीक पहले फ्राइडे के सेशन में इस पर्टिकुलर इवेंट के पहले एक तरीके से होली का जश्न शुरू हो चुका है और शुरुआत हरे रंग से हुई है। तो कामना यही करते हैं कि इस प्रकार का जो हरा रंग है वो इसी प्रकार कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। अब जिस हिसाब से देखिए स्ट्रक्चर्स पैन आउट होता हुआ नजर आ रहा है, एक शार्प रिबाउंड हमें देखने को मिला है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में। एक सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में ये रही है कि अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी ने एक रिस्पेक्ट दिया है। अब यहाँ से ये इंडिकेशन आ रहा है कि ऊपरी सरों पर 18,000 तक के लेवल इमीडिएट बेसिस पे छूता हुआ नजर आना चाहिए। अब एक अच्छी बात ये रही है आज के सेशन में, ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से एक अडानी ग्रुप में एक लैकलस्टर मूव हमने देखा था कुछ समय पहले, वहां पे एक कुछ डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक पॉजिटिव साइड में है। तो कहीं ना कहीं अक्रॉस दी बोर्ड बाइंग और सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव, और इस प्रकार के त्योहारी माहौल के बीच में एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ से हमें देखने को मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। विवेक जी, आपको भी होली की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरी जागरण की टीम से हम ये चाहते हैं कि आपका जो होली से होली तक का पीरियड हो, और वैसे तो आपके सारे ही पीरियड अच्छा रहे, लेकिन होली से होली तक एक शानदार आप पैसा कमाएं। सर, ये जानना चाहता हूं कि ये जो पैसा आप कमाएंगे, ये हरे रंग से ज्यादा कमाएंगे या लाल रंग से? देखिए विवेक, ओके, पहले तो सबको होली की मतलब बधाई। और पोर्टफोलियो कलरफुल रहे एकदम। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो यही यही आशा है। देखिए, लाल रंग से तो हम कमाते ही नहीं है जनरली, तो शॉर्ट जाने वाले इंसान ही नहीं है हम लोग। और जी। कमाते तो सिर्फ हरे रंग से ही है। हरा समझ लो या उसको ब्लू समझ लो। तो यही रहने वाला है इस साल भी। मुझे लग रहा है ओवरऑल बाजार 2023 तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज या समझ लो अक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे कि आप इकट्ठा करते रहो जितना आपसे हो सके। सबके पास पैसा लिमिटेड रहता है, तो एक ही दिन में आपसे होगा नहीं, लेकिन हर महीना महीना भी आप अगर आप लोगे तो आपको एक अक्यूमुलेशन फेज उसी रेंज में प्राइस समझ लो 10 या 15% अप डाउन में मिल जाएगा। तो ये एक बिल्कुल। अक्यूमुलेशन फेज रहेगा मुझे लग रहा है। और अगली होली तक सही में पोर्टफोलियो बहुत कलरफुल बनने का चांसेस है। मतलब अगला इलेक्शन आएगा मार्च तक, और हम लोग रहेंगे एकदम फीवर, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन फीवर मोड में। तो बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये पीरियड। तो आई थिंक मौका है, इस बार तो मौका है। और तो जागरण देखते देखते जागते रहो सब लोग। बिल्कुल बेहतरीन। नीलेश सर, दादा, जब लास्ट टाइम हम होली थी तो उस समय एक्चुअली रशिया यूक्रेन युद्ध तभी तभी शुरू हुआ था, और लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन थी और उनके पोर्टफोलियोज खराब होने लगे थे। कमोडिटी के प्राइसेस इतनी तेजी से सर्च कर रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि ये पता नहीं अचानक से हो क्या रहा है। क्रूड ऑयल $139 तक पहुंच गया था। वीट के प्राइजेस, फर्टिलाइजर $500 से बढ़कर $1,000 पर टन तक पहुंच गया था। मतलब जो भी जरूरत की चीजें थी वो अचानक से इतनी महंगी होने लगी थी। उसका असर हम पूरी दुनिया आज तक झेल रही है। भले ही प्राइजेस वहां से 50-50% करेक्ट हो गए हैं। फर्टिलाइजर 1,000 से दोबारा $500 पर आ गया। क्रूड ऑयल 130-140 से गिरकर 75-80 के डॉलर पर आ गया।
और भी जो कमोडिटी के प्राइसेस थे सभी थोड़ा सा श्रिंक होने लगे। लेकिन क्या कुछ लगता है कि इस 2023 के लिए कोई ऐसा फियर जो आपके मन में है कि इस फियर की वजह से मैं अभी खुलकर बाइंग नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए कुछ पॉइंट्स जो अभी भी कंसर्निंग है और कुछ पॉइंट जो हमारे फेवर्स में है। सबसे पहले आपने ब्रेंट क्रूड का जिक्र किया, नो डाउट एक काफी अच्छा खासा बड़ा करेक्शन इनफैक्ट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और जिस हिसाब से पिछले 6 से 8 महीनों में क्रूड ऑयल एक रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। करंटली 84-85 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ से कोई मेजर अपमूव और मेजर डाउनसाइड हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को ना मिले। इसी सीमित दायरे में 75 से 95 के बीच हमें ट्रेड होता हुआ नजर आए, तो यहाँ से तो कोई मेजर कंसर्न हमें नजर नहीं आते हैं। यूएसडी आईएनआर एक ट्रिपल टॉप सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है। अभी 83 एक मेजर हर्डल है और 81 नीचे सपोर्ट है, तो इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास है, वहां पे भी कोई मेजर करेक्शन इनफैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, ग्रेजुअल अपमूव हो सकता है। जो कंसर्न है वो है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो 4 के आसपास के लेवल टेस्ट करता हुआ अभी 3.95 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये एक मेजर अलार्मिंग सिग्नल हो सकता है अगर गोइंग फॉरवर्ड इस प्रकार से फेड अपनी दरों में इजाफा करती है, तो ये 4.2 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक इमीडिएट और मेजर कंसर्न है, उसको वॉच आउट करना होगा। उसके अलावा देखिए 2023 बाजार के लिए कोई मेजर ट्रिगर फिलहाल के लिए नजर नहीं आते हैं। एक ब्रॉडर रेंज है निफ्टी की, निचले स्तरों पर 16,000, वर्स्ट के सिनेरियो ऊपरी स्तरों पर 18,800 19,000 जो हाइस बने थे उसके ऊपर फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का फेज हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। उसके बीच में मेजर करेक्शन हमने ऑलरेडी विटनेस कर चुका है ब्रॉडर मार्केट में, वहां पे अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आएगी। तो फोकस करना चाहिए सेक्टर्स पे, फोकस करना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे। बिल्कुल। विवेक जी, आपसे भी सर यही एक जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा रिस्क जो आप अभी भी दिमाग में लेकर चल रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी में लेकर चल रहे हैं, और कोई ऐसी पॉजिटिव चीज जो आप लेकर चल रहे हैं 2023 के लिए कि ये पॉजिटिव है इसलिए मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, और ये नेगेटिव है इसलिए खुलकर नहीं खरीदूंगा? विवेक, इनफैक्ट जो मेरा पॉजिटिव है वही नेगेटिव हो सकता है, दोनों। तो मैं बताता हूँ। पहले तो जैसे मैंने अभी कहा था कि एक अक्यूमुलेशन फेज रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि बहुत वॉलेटिलिटी या फिर बहुत ऊपर या नीचे इस साल जाने वाला है, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स। हम सबको मालूम है ये वाला जो 24 का इलेक्शन है वन ऑफ द मेजर इलेक्शन रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली। तीसरी बार अगर कोई एम करता है सेम पार्टी तो वो बहुत बड़ा एक इवेंट होगा। तो जो मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव लगता है, और जो मैंने कहा वो भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिविटी ये है कि जितना वर्ल्ड रिसेशन हमने समझा था उतना अग्रेसिव नहीं है रिसेशन, और जो बाउंस बैक है वो काफी फास्टर तरीके से बाउंस बैक हो रहा है। आप सबसे बड़ा इकोनॉमी जो यूएस है उसी का अगर आप सिचुएशन देख लो, तो हम लोग सोचे थे कि डीप रिसेशन में जाएगा ये, लेकिन आप नैस्डैक या फिर डो जोन्स का चार्ट्स देख लो, काफी इंटरेस्टिंग प्ले आउट उधर हो रहा है। इनफैक्ट हमने इन्वेस्ट किया था डो जोन्स में, और बाकी इंडिया के जो फंड्स हैं हमको तो अभी भी -5% दे रहे हैं, लेकिन वो फंड्स हमको +6 या 7% ऑलरेडी दे रहे हैं। तो इतना फास्ट रिकवरी हो रहा है मार्केट में भी है, और क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली बिकॉज इकोनॉमी भी उधर रिकवरी हो रहा है, और एक और ये एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा अच्छा रिकवरी रहेगा, और उसके कारण हो सकता है कि अगस्त या सितंबर तक ये लोग रेट कट भी वापस चालू कर दे। तो Okay. ये सबसे बड़ा पॉजिटिव मैं देखता हूँ। और यही नेगेटिव है कि इन केस ये रिकवरी नहीं आए, मतलब यहाँ से अगर चल के एक स्लो डाउन आ जाए वापस यूएस इकोनॉमी में, पर्टिकुलरली मैं यूरोप की ज्यादा चिंता नहीं कर रहा हूँ। यूरोप आई एम नॉट क्या बोलते हैं मच बॉदर्ड, इसकी ज्यादा इतनी टेंशन नहीं है जितना यूएस का है। तो यूएस और उसके बाद चाइना, तो यहाँ पे जो रिकवरी देखने को मिल रही है वहां पे कोई स्लो डाउन नहीं आ जाए, यही एक मुझे सबसे बड़ा रिस्क लग रहा है। और बाकी तो 24-24 बोलते रहेंगे हम लोग पूरे साल, लेकिन 24 में क्या होना है हमको सबको मालूम है, बस नंबर का गेम है कि कितना नंबर आएगा, राइट? तो यही पॉजिटिव है और यही नेगेटिव है, और मुझे लगता है कि अपने मोस्टली पॉजिटिव साइड ही एंड करेंगे, मतलब और हिस्टोरिकली आप कभी भी देख लो, कोई भी इकोनॉमी अगर ग्लोबली या फिर कोई भी इकोनॉमी अगर रिसेशन में गया है, तो जो बाउंस बैक है वो हमेशा फास्टर देखा है, और मतलब यू शेप बाउंस बैक नहीं देखा है, कभी भी वी शेप बाउंस बैक ही देखा है, और मुझे लगता है कि इस बार भी यही होगा। बिल्कुल, तो वी शेप बाउंस हो सकता है, और यूएस चाइना की जो कंसर्न है वही एक मार्केट पर थोड़ा सा प्रेशर डाल सकती है अगर कुछ भी वहां से बड़ा कुछ मेजर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीलेश सर,
होली के इस पावन अवसर पर सर कुछ ऐसी पिक्स बताइए हमारे दर्शकों को जहां पर कि उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके, जहां पर वो अपने पोर्टफोलियो को बना सकें, एक शानदार रंग भर सकें अपनी लाइफ में। बिल्कुल विवेक जी, देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये साल हो सकता है कंसोलिडेशन हो, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मोमेंटम के लिए मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा इंडियन होटल से। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे चार्ट पैटर्न है। 2020 में पेंडेमिक लो जब बना था तब इस पर्टिकुलर काउंटर का प्राइस था 60 रुपीज। उसके बाद लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिला था। तो क्लियरली एक राइजिंग ट्रेंड में, मेजर ट्रेंड राइजिंग ट्रेंड में है और पिछले 4 से 5 महीनों में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो जिसे हम कहते हैं टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन, वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। अब उसके बाद इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल पे इंडियन होटल को पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं, गिरावट पे खरीदारी करें। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऊपरी सर पर 341 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। उसके बाद 350 तक ये काउंटर जाने में सक्षम हो सकता है। 310 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो पहली प्रीफर्ड बेट होगी इंडियन होटल। वहीं दूसरा जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, देखिए थोड़ा सा डिफेंस पे भी फोकस करना होगा। कुछ रिसेशन प्रूफ काउंटर जिसे हम कहते हैं वहां पे फोकस करने की सलाह होगी और हाई डिविडेंड यील्ड पे भी फोकस होगा। तो दूसरा जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है पावर ग्रिड, जो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे भी एक सिमिलर सेक्युलर अपट्रेंड में काउंटर रहा है। पिछले लगभग 8 से 10 महीनों में एक काफी अच्छा खासा साइडवेज कंसोलिडेशन हमने देखा है। अब यहाँ पे भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन जैसा फॉर्म यहाँ पे फॉर्मेशन फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो 245 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 260 280 तक की भी यहाँ पे ऊपर जाने की संभावनाएं बनती नजर आ सकती है। स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पे 216 का रखना होगा। विवेक जी, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आप होली पर करते क्या है? उस पे मैं सेकेंड आता हूँ। मुझे लग रहा है कि नीलेश जी के पास काफी बड़ी पोजीशंस बनाई हुई है, बोले खत्म करके जाऊं और मैं शॉर्ट या लॉन्ग जाऊं। देखो, होली पे बेसिकली हम लोग चेन्नई में कुछ नहीं करते हैं। घर में जो भी स्पेशल बनता है वो खाते हैं और उसके साथ ही ज्यादातर होली यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और जितने भी मतलब नॉर्थ इंडियन क्राउड है चेन्नई में, तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो भी सेलेक्टिव पॉकेट्स में। इतना बड़ा सिटी है तो आप समझ लो 10,000 लोग भी अगर सेलिब्रेट करें तो इतना बड़ा गैंग अप नहीं होता है। तो कुछ एरियाज है जहाँ पे नॉर्थ इंडियंस का कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पे सही में सेलिब्रेशन होता है। और जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट माइनॉरिटी है। पाकिस्तान में जितने हिंदूज है उससे भी कम हम लोग इधर नॉर्थ इंडियंस है मेरी एरिया में। तो नाम नाम का सेलिब्रेशन होता है, कोई खास कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ मंदिर वगैरह है जहाँ पे वो होलिका वगैरह दहन वगैरह होता है, वहां पे जरूर जाएंगे शाम को। बिल्कुल। इस शो में इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि आप चेन्नई से, नीलेश जी मुंबई से और हम लोग दिल्ली से, तो हम 3 मेट्रोस को कवर कर रहे हैं। नीलेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, मुंबई तो काफी फेमस है थोड़ा होली के लिए, और काफी बड़े उत्सव होते हैं। आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं दादा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन हमारे सोसाइटी में पिछले 5 दिनों से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और वेरी नाइस। कल के दिन में जो कि संडे था, तो काफी बड़ी मीटिंग भी हुई कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग होता है और इस इवेंट को एक कहूँ कि सारे ही लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि मैं उतना पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। पिछले 5 साल से मैंने होली खेलना हालांकि बंद कर दिया है, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं वो काफी लंबे समय तक रहते हैं, तो कलर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक नियम बना लिया है कि कलर से थोड़ा सा परहेज करते हैं, बाकी इसे हम भी सेलिब्रेट करते हैं। तो नीलेश जी, अब तो ऑर्गेनिक कलर्स काफी चलते हैं। 25,000 करोड़ का मार्केट है होली का। अगर आप लोग होली मनाना बंद कर देंगे तो 25,000 करोड़ के मार्केट का क्या होगा सर? उसमें से 10,000 करोड़ के तो कलर्स, पिचकारी और यही सब बिकते हैं। कलर्स तो कलर आप यूज नहीं करते बिल्कुल भी। देखिए कलर, ऑर्गेनिक कलर हम जरूर यूज कर सकते हैं, बट हम दूसरों को कैसे इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें। तो कलर पे तो जो भी कलर है हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो जाता है। बट यस, गुलाल से थोड़ा बहुत तो हम खेल ही लेते हैं हमारे परिवार में। उसके अलावा आउटिंग थोड़ा सा अवॉइड होता है। ओके, आउटिंग पॉइंट नोटेड। विवेक जी, सर कुछ अपने
पोर्टफोलियो में कलर्स फिल करना शुरू कर दीजिए। बताइए सर हमारे दर्शकों को कि क्या लेकर आए हैं आप आज। तो जनरली विवेक, मैं काफी मिड और स्मॉल कैप पे जनरली फोकस करता हूँ, लेकिन आज होली टू होली के लिए मैं 4 लार्ज कैप है और एक स्मॉल कैप है। और ओके, मुझे लगता है कि ये मैंने मतलब चुन चुन के लेके आया हूँ जो काफी अंडर वैल्यूड है, और ऐसे कॉन्ट्रेरियन आपको डाउन साइड मिनिमम रहेगा और अपसाइड यहाँ से काफी हो सकता है। तो पहला जी। मेरा बेट रहेगा HDFC बैंक। अब ओके, देखिए, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, इनका विलय होने वाला है, मर्जर होने वाला है। आई थिंक बहुत शॉर्ट पीरियड बचा है, कभी भी ये सब अनाउंसमेंट, काफी अप्रूवल्स ऑलरेडी इनको मिल गए हैं, सेबी की तरफ से भी अप्रूवल मिल गया है। तो इसका प्रोसेस बहुत जल्दी चालू होगा और ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट बैंक इंडिया में बनने वाला है। और अगर हिस्टोरिकली भी आप अगर देखो तो HDFC बैंक का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है ऑन दी एवरेज 20% से ज्यादा इस बैंक ने कभी भी दिखाया है। और जितना भी NPA सागा इश्यूज वगैरह हुए थे, उसमें आप देख सकते हो जो भी डेलिक्वेंसीज थी इस बैंक में हमेशा कम रही है। मतलब इस बैंक का प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि NPA कभी इसमें आए ही नहीं, समझ लो एक तरीके से। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले बनेगा ये। और जब हाउसिंग फाइनेंस स्पेसिफिकली रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, और रियल एस्टेट अच्छा करने की वजह से इसका मर्जर होने के बाद मेरे हिसाब से वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस में भी ये बैंक सबसे बड़ी रहेगी। और बैंक वाइज ऑल्सो ये बहुत शानदार करने वाली है। तो 1631, इनफैक्ट ये 1300-1400 गया था, तब भी हमने बात किया था, और तभी मैंने बाई किया था। और मुझे लग रहा है कि इन दामों में भी 1630 करीबन चल रहा है। यहाँ पे अगर लेते हो तो डाउन साइड एकदम आपका मिनिमल है, लेकिन मर्जर के बाद ये आपको अच्छा खासा यहाँ से 15-20% अगले इलेक्शन में, यार अगले होली अगले तक अगले होली तक बिल्कुल। दिखा सकता है। दादा आपकी दूसरी पिक। देखिए, दूसरा वापस यही है दिग्गज। तो ये लेकिन सुनने में बोरिंग लगेगा, लेकिन काफी आपको इंटरेस्टिंग प्ले बन सकता है। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ओके, रिलायंस देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे जैसे क्रूड वगैरह आज के दिन स्टेबल है, बिल्कुल। और स्टेबल होने के वजह से अभी जैसे जो विंडफॉल गेन का जो टैक्सेशन था वो भी सरकार ने कम किया है। तो आप कोई भी पैरामीटर से अगर रिलायंस को देख लो, अब रिलायंस ऐसा कंपनी में क्या किस किस सेगमेंट के लिए बात करूं, वो समझ लो ऑलमोस्ट झाड़ू से लेके आपको तेल तक सब कुछ बेचता है। सब है एक ही कंपनी में। और जो जियो है इसका तो वैल्यूएशन हम लोग बराबर कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे मतलब 100% डाउट है इसमें। तो ये 2400 आज जो चल रहा है, 2400 410 चल रहा है, ये काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। इनफैक्ट मैं फेयर भी नहीं बोलूंगा, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। तो ये स्टॉक आपको 3000 रुपए का होना चाहिए। अभी कब होगा, अगले साल तक तो होना ही चाहिए। तो 3000 रुपए तक ये जाएगा मुझे लग रहा है। और अगर यहाँ से क्रूड वापस कम होता है, जो जी, पॉसिबिलिटी है, क्रूड यहाँ से जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा स्पाइक आएगा। तो अगर ये स्टेबल भी रहता है तो आई थिंक रिलायंस आपको 3000 तक आराम से दिखा सकता है। तो जी, और आगे चल के कोई भी अगर IPO आता है, जियो का आता है वगैरह, तो वैल्यू अनलॉक होती है, तो ये सुपर रिटर्न्स आपको दिखा सकता है। बिल्कुल। लास्ट टाइम जब होली थी तो निफ्टी चल रहा था 17,287 और अभी 17,760। तो ज्यादा अंतर नहीं आया, करीब 300-400 पॉइंट ही हिले हैं नीलेश जी हम। हालांकि वॉलेटिलिटी हमने जरूर देखी इस पूरे एक साल में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हाईज लोज हैं, लेकिन हाँ एब्सोल्यूट टर्म में मुश्किल से 300-400 पॉइंट। सर 19-20 हजार के दर्शन हो जाएंगे नेक्स्ट होली तक। देखिए 19,000 तक के लेवल तो हम छूते हुए नजर आ सकते हैं, बट 20,000 का थोड़ा सा डाउटफुल होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में थोड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जिस हिसाब से राइजिंग इंटरेस्ट के सिनेरियो होता है, वहां पे थोड़ा सा मार्केट से जो पैसा है वो टूवर्ड्स एफडीज की ओर मूव होता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं कोई मेजर अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक रेंज है 16,000 वर्स्ट के सिनेरियो और एक्सट्रीम बुल के सिनेरियो हम 19,000 तक के लेवल एक बार तो टेस्ट होते हुए जरूर नजर आएंगे। जी सर, आपकी नेक्स्ट 2 पिक्स कौन सी हैं? बिल्कुल, देखिए अब जो फोकस है वो है फाइनेंशियल्स पे। काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमने बैंक निफ्टी में पिछले कुछ सेशंस में देखा, और ओवरऑल फोकस जो है वो बैंकिंग स्पेस पे है। तो मेरी ओर से जो काउंटर मुझे पसंद आ रहा है वो है केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक।
रीजन बीइंग, देखिए यहाँ पे लगभग 2008 में एक हाइज बने थे लगभग 140 142 के आसपास के, और उसके बाद सेम लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आए थे 2017 में। तब भी यहाँ पे 149 150 तक के लेवल छूता हुआ नजर आया था। अब तीसरा अटेम्प्ट हुआ है 170 के, रिसेंटली हाई बने हैं, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 15 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर काउंटर में पोटेंशियल है कि ये 250 300 तक मूव कर जाए, बट वो एग्रेसिव टारगेट्स होंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में स्पेसिफिकली देखने को मिल रहा है, जो कि इसके 3 महीने के कंसोलिडेशन का डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कर्नाटका बैंक करंट लेवल पे इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी 140 टू 143, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर निकल के आ रहा है, वहां का स्टॉप लॉस रखना होगा। इमीडिएट टारगेट 175 के होंगे, और थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे 200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कर्नाटका बैंक एक बैंकिंग स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी जो हमें पसंद आई है। जी सर, इसके आगे नेक्स्ट पिक। बिल्कुल, इसके अलावा जो दूसरा फाइनेंशियल स्पेस से ही है जो काउंटर हमें पोजीशन तौर पे अच्छा लग रहा है, वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग। यहाँ पे भी काफी लंबे समय से इस पर्टिकुलर काउंटर ने अंडर परफॉर्म किया है। 2017 में 190 के हाइज बने थे, उसके बाद लगातार एक कंसोलिडेशन का दौर यहाँ पे शुरू हुआ। अब पिछले एक साल के अंदर इस पर्टिकुलर काउंटर में कोई मेजर अपमूव देखने को नहीं मिला है, बट एक अच्छी बात ये रही है कि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है, और निचले स्तर पर लोज बने थे जो रिसेंट बने थे जून 2020 में 2022 में 70 रुपीज के आसपास के, वहां से लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो करंट लेवल पे और गिरावट पे L&T फाइनेंस होल्डिंग इसे ऐड करके चल सकते हैं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 105 से लेके 115 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 84 रुपीज का। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस 84 और टारगेट 105 के आसपास के, तो यहाँ से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको L&T फाइनेंस पे मिल सकता है। विवेक जी, आपके पास लौटता हूँ सर, आप अपनी कॉल्स बताएं अगली दो कि आप कहाँ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो देखो, पहले तो हमने बैंक की बात कर ली, फिर एक रिलायंस की, मल्टीपल सेक्टर है रिलायंस की, उसकी हो गया। अब मैं आता हूँ आईटी पे। तो ये भी लार्ज कैप है, लेकिन इतना भी बड़ा लार्ज कैप नहीं है कंपेरेटिव। आप एक मतलब आईटी स्पेस में तो ये मिड कैप है। टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा आप देखिए करीबन 1800 वगैरह ये चल रहा था, और उसके बाद में करेक्शन आके ऑलमोस्ट अभी 1100 के आजू बाजू चल रहा है। इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था करीबन 950 के आजू बाजू, और वहां से समझ लो कि 100 रुपया ऊपर चल रहा है ये। मुझे लगता है कि इसका फेयर वैल्यूएशन ये होना चाहिए करीबन 1250 रुपए मिनिमम, 1250 से लेके 1400 रुपए तक। तो यहाँ पे अगर कोई लेता है तो आपको कितना हुआ, करीबन 20-25% तक का रिटर्न आपको अगले होली तक मिल सकता है। ये नंबर 1। नंबर 2, मैं टेक पे अभी क्यों बुलिश हूँ, एक हद तक आपको यहाँ पे रैली देख चुके हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि आपको एक एसआईपी रूप में इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए, क्योंकि एक तो यूएस में रिकवरी जैसे कहा था स्टार्टिंग में, वो वैलिड है आज भी। और यूएस में अगर रिकवरी जारी रही तो आईटी कंपनी स्पेस जो भी सारी की सारी कंपनीज यहाँ से बहुत अच्छा कर सकती है, और टेक महिंद्रा उसमें एक लीडिंग प्ले रहेगा। तो सेफ बेट है ये विवेक एक तरीके से। और मार्केट कैप अगर आप कंपेयर करो, टीसीएस का कंपेयर कर लो और इसका कंपेयर कर लो, तो खाली 1,10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप रहेगा। तो छोटी कंपनी है इस आईटी स्पेस में, और मुझे लगता है कि इसमें पक्का एक बाई करके रखना चाहिए। और जितना भी मेरा बातचीत होता है टेक महिंद्रा एम्प्लॉइज वगैरह से, तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है अंदर से। बाहर सेंटिमेंट खराब है करके सारे स्टॉक्स डाउन है। तो अपना पूरा पुराना अगर ये हाई रीच करे तो ये तो 70% रिटर्न दे दे, लेकिन हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अगर 20 भी मिले तो बहुत अच्छा रिटर्न। जी सर। और विवेक जी, आपकी नेक्स्ट पिक। हाँ, नेक्स्ट रहेगा देखिए मारुति सुजुकी। तो जैसे मैंने कहा 4 मेरे लार्ज कैप्स रहेंगे आज, और लकीली नीलेश जी ने स्मॉल एंड मिड कैप्स लेके आए, तो बैलेंसिंग आउट हो जाएगा पोर्टफोलियो जो भी निवेशक एग्जैक्टली देख रहे हैं इसको। तो मारुति देखिए 8,622, ये कितने सालों से इसी रेंज में अटका हुआ पड़ा है, पहली चीज। दूसरी, क्यों ये अटका हुआ पड़ा था, जब ईवी का इतना जोर शोर से आवाज उठ रही थी, इन्होंने कह दिया था कि हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे और जब मौका मिलेगा तब इसमें घुसेंगे। अब मारुति फोकस ईवी पे ला चुकी है,
और मेरा ये एम है कि ये खाली दिवाली होली टू होली नहीं, ये अगले कई साल में जितने भी रोड्स पे प्राइवेट व्हीकल्स है, ये धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल से शिफ्ट होके सारी की सारी ईवी स्पेस में जाएगी। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हमारी सोसाइटी है वहां पे ईवी का कोई फैसिलिटी नहीं था, मैंने एक टू व्हीलर खरीदा था और वो नॉर्मल पेट्रोल वाला खरीदा। अब वहां पे भी ईवी चार्जिंग फैसिलिटीज लगा दी है एसोसिएशन में। तो अब वेरी नाइस। पक्का ये है कि अगला जो भी व्हीकल लूंगा वो मेरा ईवी ही रहने वाला है। तो आगे चल के मारुति एक लीडर रहा है स्पेस में कभी भी, और आगे चल के भी जब ईवी में भी ये पूरे जोर शोर से उतरेगा, आई थिंक ये एक रिप्लेसमेंट समझो ना आप, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सबका। तो धीरे धीरे सारी पेट्रोल और डीजल अगले 10 साल का प्ले है, ये निकलेगा और ईवी रिप्लेस होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले लग रहा है मुझे। जीरो डेट कंपनी मैनेजमेंट के बारे में आपको मालूम है क्या है? कुछ भी डाउन साइड तो है ही नहीं इसमें, लेकिन जो भी होना है खाली अपसाइड में होना है, वो चाहे धीरे हो लेकिन होना अपसाइड ही है। जी नीलेश जी, आप भी गाड़ी बदलने का प्लान कर रहे हैं क्या? जी नहीं, अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। जिस हिसाब से वेटिंग पीरियड चल रहा है जो कि मोर देन 6 मंथ्स तो एक नॉर्मल गाड़ी का चल रहा है, तो फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करें। अच्छा, तो वेट एंड वॉच करेंगे, इसलिए रोका हुआ है कि थोड़ा 6 महीने में दे रहे हैं? उसके अलावा एक और मुख्य कारण है कि ईवी स्पेस में थोड़ा सा फोकस है हमारा। तो मेरा ये मानना है कि अगर ईवी का इंफ्रा अच्छे से डेवलप हो जाए, जैसे कि मैं अभी इनको सुन पा रहा था, तो विवेक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इंफ्रा हमारे इनफैक्ट कॉर्पोरेट में भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी अच्छा काम हो रहा है। इंफ्रा अगर थोड़ा सा वहाँ पे फोकस बढ़ेगा, तब थोड़ी सी एक ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिलेगी। तो वहां पे थोड़ी सी तकलीफ है एक्चुअली जो होगी चार्जिंग की, वो दूर हो जाएगी। तो उसके बाद बेहतर होगा कि ईवी पे शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल। सर, आपकी लास्ट पिक इस होली के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा हमारा फोकस जो है वो रिसेशन प्रूफ जिसे हम कहते हैं उन काउंटर्स की ओर ही है। तो एनटीपीसी ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जो मुझे टेक्निकल तौर पे पसंद आ रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि 2008 में यहाँ पे हाइक बने थे 172 के आसपास। उसके बाद पिछले 15 सालों में इस पर्टिकुलर काउंटर ने एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन दिखाया है और कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाया है। उसके बाद अब इस पर्टिकुलर काउंटर में अचानक से एक स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है। अगर हम पिछले 2 सालों का स्ट्रक्चर देखें तो एक राइजिंग चैनल मंथली टाइम फ्रेम पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो हर गिरावट पे यहाँ पे खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे भी 200 के पार ये काउंटर दिखा सकता है लेवल्स, और निचले स्तरों पर देखें तो 160 162 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो 160 162 के जोन में स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी स्तरों पर इमीडिएट टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो होंगे 200 के। 200 के पार निकलने के बाद 240 250 तक के भी लेवल यहाँ पे दिखा सकता है। बट हालांकि इस पर्टिकुलर काउंटर की फितरत जो है वो थोड़ा सा स्लो मूवर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समय देना होगा, एक ग्रेजुअल अप मूव और विथ नो मेजर डिक्लाइन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट हमें नजर नहीं आती है, और कोई छोटी मोटी गिरावट होती है तो उसे एज ए खरीदारी के मौके के तौर पर लेना चाहिए, और 200 के इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रखे जाना होगा। एनटीपीसी एक अन्य काउंटर जहां पर की पावर की बढ़ती डिमांड का फायदा मिल सकता है। विवेक जी, आपकी 5th पिक और लास्ट पिक आज के लिए? ये स्मॉल कैप काउंटर है, करीबन 3700 का मार्केट कैप है इसका। तो बहुत छोटा कंपनी है, ये है नेस्को। ये अपनी ऑफलाइन भी एक बार बात हुई थी। तो जी बिल्कुल। नेस्को मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप इसका चार्ट्स भी अगर देखो तो 520 510 आता है और उसके बाद में 650 का ये हाई मारता है वापस। तो यही बिल्कुल। एक रेंज में फंसा हुआ है बहुत लंबे समय से। अ, अभी भी ये 528 में आया है वापस। तो मुझे लगता है बिल्कुल। कि एक तो मैं इस पे क्यों बुलिश हूँ, क्योंकि मैं रियल एस्टेट पे बुलिश हूँ। और आपने अभी भी कुछ दिनों पहले देखा होगा डीएलएफ दिल्ली में क्या तरीके का सेल हुआ है। मतलब 7-7 करोड़ के फ्लैट लोग ले रहे हैं जैसे कोई सब्जी मंडी में सब्जी ले रहा है, इतनी सर, आसानी आपने से। कितने लिए थे उसमें? आप सब्जी की बात कर रहे सर, मैं हो? फ्लैट की बात कर रहा हूँ, आपसे सर सब्जी की कहाँ बातें होंगी? तो फ्लैट तो देखो, मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ तो मैंने तो लिया नहीं है। सर, इन्वेस्टमेंट तो आप कहीं भी करते होंगे ना? तो इन्वेस्टमेंट तो देखिए, ये बोलते हैं ना कि आप फ्लैट में मुझे तो लोग बता रहे थे लगाओ। आपने यूरोप में भी 2-3 फ्लैट ले लिए हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड।
ऐसा क्या बोलते हैं वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कभी भी फ्लैट नहीं लेगा, लेकिन फ्लैट के शेयर जरूर ले लेगा। ये चक्कर है। तो मुझे मुझे सही में फ्लैट से ज्यादा अगर कमाना तो मैं डीएलएफ लूंगा ना। तो ये है। बिल्कुल। ऑफकोर्स मेरा पिक डीएलएफ नहीं है, ये नेस्को की बात कर रहा हूँ मैं। और हम्म, नेस्को देखिए कई सेगमेंट में है बॉम्बे में। ये आईटी पार्क्स चलाता है। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए मतलब जो कॉन्फ्रेंसेस हॉल्स होते हैं वो चलाता है। तो अगर आईटी पार्क्स की आप अगर बात करते हो तो एक तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा क्या बोलते हैं रेंटल इनकम इनको लगातार आ रही है एक चीज। ये लोग एक्सपेंशन मोड में है। बुक्स में करीबन 800 करोड़ का तो मार्क ये कैश पड़ा है। मतलब 3700 आठ करोड़ का आज मार्केट कैप है, तो 801 करोड़ का तो इसका कैश पड़ा है। और जो ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं करीबन 1800 करोड़ का, तो ये भी आगे चल के आपको रिटर्न्स दिखाएगा। देखिए स्टॉक मैं बोल रहा हूँ ना 2 साल से इसी रेंज में अटका हुआ है। और जैसे बीएसई लिमिटेड था पहले वैसे ही अटका हुआ है ये। तो ये जब भी चलेगा आपको बहुत शानदार रिटर्न्स दे सकता है। ये अगले 1 साल में चल जाना चाहिए, मेरी यही इच्छा है। और ऐसे डिस्क्लोजर, इसमें मेरा पर्सनल होल्डिंग भी है। तो आपने जैसे कहा फ्लैट तो नहीं है, लेकिन हाँ रियल एस्टेट के शेयर जरूर है मेरे पास। तो इसमें पर्सनल होल्डिंग भी है, तो ये एक डिस्क्लोजर है। और मान के चलो कि मैं अगले साल एक साल भी इसको बेचने वाला नहीं हूँ। हाँ यहाँ से करीब मेरे को 1000 रुपया मिल जाता है तो बात अलग है। लेकिन 528 है, 1000 मिल सकता है क्या? मैं तो वेट कर रहा हूँ कभी भी 1000 मिल जाए। बिल्कुल। तो 1000 मिलेगा, पैसा डबल। और फिर विवेक जी शायद हो सकता है कि दिल्ली में एक नया फ्लैट हमारे आसपास लेते हुए नजर आए, तो इंटरेस्टिंग। नीलेश जी, सर आपका कोई डिस्क्लेमर इन सभी शेयर्स को जो आपने आज रिकमेंड किए हैं? देखिए जो भी स्टॉक्स हमने रेकमेंड किए हैं, डिस्कस किए हैं, उसमें हमारा निजी निवेश कोई नहीं है, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। और इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें बिफोर एडिंग इनटू योर पोर्टफोलियो। और हमने स्टॉप लॉस के लेवल्स भी सुझाए हैं, क्योंकि ये टेक्निकल कॉल्स है, इसलिए उन लेवल्स को भी फॉलो करें। और सर आपके निजी निवेश कहाँ पर है सर? प्रॉपर्टीज में, गुड़गांव में, मुंबई में, कहाँ कहाँ पर है सर? देखिए, जैसे कि विवेक जी ने कहा, हम भी बिलीव करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में मेरा कम इंटरेस्ट रहता है। बट यस, गोल्ड और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी वगैरह वो चलती रहती है, क्योंकि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते स्टॉक में। इसीलिए अल्टरनेट रिसोर्स होते हैं, उसके जरिए हम मार्केट में निवेशित रहते हैं। बिल्कुल। चलिए सर, आप दोनों से ऑफलाइन में पूछना पड़ेगा कि आपके एक्चुअल निवेश हैं कहाँ पर। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मजा आया। तो दर्शकों को काफी सारे शेयर्स बताए गए हैं और सारी दिग्गज कंपनियां और मिड कैप पोर्टफोलियो बन चुका है। एनटीपीसी, रिलायंस, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एल&टी फाइनेंस, इतने शानदार काफी सारे शेयर्स और काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर मिल रहे हैं। एक सेल लगी है और उसका फायदा उठाएं, और होली के रंग हैं तो इन रंगों से अपना पोर्टफोलियो और भी बेहतर बना सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। विवेक जी, नीलेश सर, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आप दोनों की होली मंगलमय हो और कलरफुल हो। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर विराम देते हैं और आपके पोर्टफोलियो पर आप हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। हमारी खास पेशकश रहती है 1 बजे भी, जिसमें कि हम बात करते हैं डेली आपके पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई गुत्थियों की। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का वक्त आ गया। नमस्कार।